मैं हूं इतिहास का वो मुसाफिर जो हर दौर से गुजर चुका है। आइए समय की धूल में दफन एक और सच खोजते हैं। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, कभी कभी पत्थर भी सदियों पुराने सच बयान करते हैं। आइए इतिहास के पन्नों को फिर से खोलते हैं। जब इतिहास से 300 साल का एक दौर मिटाया जाता है तो सवाल उठता है, इतिहास बदला जा रहा है या छुपाया जा रहा है? क्या इतिहास को किताबों से मिटाया जा सकता है या सच हर दौर में जिंदा रहता है? सवाल मुगलों का नहीं है, सवाल यह है कि क्या हमें पूरा इतिहास बताया गया है? यह है पास्ट मिस्ट, जहां दफन इतिहास फिर से जिंदा होता है। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला रहस्य आपकी सोच बदल सकता है। क्या इतिहास को मिटाया जा सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी की सोच से मेल नहीं खाता? क्या किताबों से किसी दौर को निकाल देने से वो दौर वाकई मिट जाता है? आज हम बात करेंगे मुगलों की, उन मुगलों की जिन्हें आज कुछ लोग लुटेरा कहकर इतिहास से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, एनसीईआरटी की नई किताबों में मुगलों का इतिहास हटाया जा रहा है। ये वही सोच है जो सालों से कहती आ रही है, मुगल आए, लूटा और चले गए। लेकिन सवाल ये है, अगर मुगल लुटेरे थे तो उन्होंने क्या लूटा? वो लूटी हुई दौलत कहाँ ले गए? और अगर लूट ही उनका मकसद था तो उन्होंने यहाँ किले, महल, बाग, सड़कों और इमारतों की नींव क्यों रखी? क्या कोई लुटेरा 300 साल तक एक देश में टिक सकता है? इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं होता, इतिहास एक सवाल है अतीत से सीखने का। और अगर सवाल ही हटा दिया जाए तो क्या हम सच को कभी समझ पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सच्चा इतिहास आज की राजनीति के रास्ते में खड़ा है? तो आइए आज सुनिए सच, जिसमें हम जानेंगे मुगलों की असली कहानी और समझेंगे कि इतिहास हटाने से नहीं, समझने से बदलता है। आज हम करेंगे बात उन सवालों की जो अब पूछे नहीं जाते बल्कि दबाए जा रहे हैं। हम गुजरे हुए वक्त की बात कर रहे हैं, मुगल दौर की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ तस्वीरों से। ताजमहल, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, ये सब आप पहचानते हैं, पूरी दुनिया इन्हें पहचानती है। ये सिर्फ इमारतें नहीं है, ये उस दौर की शान है, वो वक्त जब हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में चलता था। मगर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर में 14-15 साल के बच्चे हैं तो उन्हें लेकर इन जगहों पर घूमने मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप गए तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, लाल किला भी उन्हीं का था, हुमायूं का मकबरा अकबर के दौर में बना, और ये सभी बादशाह इसी धरती में दफन हैं, इसी मुल्क में। अब सरकार शायद ये नहीं चाहती कि बच्चे ये जानें कि मुगल बादशाहों ने इस देश के लिए भी कुछ किया था। उन्होंने न सिर्फ लड़ाइयाँ लड़ी बल्कि भारत की हदें बढ़ाईं, हमले रोके और सालों तक इस सरजमीन को बाहरी ताकतों से बचा कर रखा। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि लाल किला या ताजमहल मोदी जी ने 2014 के बाद बनवाया था। हालांकि आजकल कुछ लोग कुछ भी कह सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ये बात क्यों कह रही हूँ। ये जो किताब है, एक्सप्लोरिंग सोशल स्टडीज इंडिया एंड बियॉन्ड, ये क्लास 7 की नई एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एक ऐसा संगठन जो 1961 में बना था, जिसका काम है स्कूल एजुकेशन को बेहतर बनाना, सरकार को सलाह देना कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। लेकिन अब लगता है कि किताबों में से कुछ हिस्से ऐसे हटाए जा रहे हैं जिनसे बच्चों को सच जानने का मौका ही न मिले। तो सवाल ये है कि क्या हमें अपने इतिहास से डर लगने लगा है? क्या बच्चों को सिर्फ वही दिखाया जाएगा जो कुछ लोगों को ठीक लगे? आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुगल सच में कौन थे, उन्होंने क्या बनाया, क्या छोड़ा, और क्या वाकई उन्हें सिर्फ लुटेरा कहना सही है। तो जुड़े रहिए और सुनिए सच। एनसीईआरटी की किताबों को हमेशा से एक खास रेस्पेक्ट मिली है। एक जमाना था जब इसकी ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्रता इतनी मजबूत थी कि जब यूपीए सरकार सत्ता में थी तब भी किताबों में इमरजेंसी की आलोचना का चैप्टर शामिल किया गया था। सोचिए,
जिस मुद्दे पर कांग्रेस खुद कटघरे में खड़ी थी, उस पर भी किताबें खुलकर बात करती थी। लेकिन अब ये नया भारत है। अब फ्रीडम ऑफ थॉट को फॉरेन कॉन्सेप्ट यानी विदेशी सोच बताया जा रहा है और इसी सोच का असर 2025 से 2026 की क्लास 7 की नई सोशल साइंस की किताब में भी साफ दिखता है। इस नई किताब से मुगल और दिल्ली सल्तनत जैसे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। अब इनकी जगह मयूरा, शुंगा, सतवाहना जैसे प्राचीन राजवंशों पर फोकस किया गया है। साथ ही महाकुंभ, तीर्थस्थल और धार्मिक यात्राओं जैसे टॉपिक्स भी जोड़े गए हैं। अब देखिए, कुछ नया जोड़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आप 650 साल के इतिहास को ही निकाल दें तो सवाल उठाना लाजमी है। दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल दौर तक का इतिहास यूं ही गायब कर देना मतलब भारत के मध्यकालीन इतिहास का एक बड़ा हिस्सा मिटा देना। और सोचिए, अगर बच्चे मुगलों के बारे में पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर उन्हें लुटेरा कहने की जो मुहिम चल रही है उसको साबित कैसे करेंगे? कहीं डर ये तो नहीं कि अगर पढ़ाया गया तो ये लुटेरे कहलाने वाले नैरेटिव झूठा साबित हो जाएंगे? और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये सब राष्ट्रवाद के नाम पर किया जा रहा है। लेकिन क्या ऐसा करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस या छत्रपति शिवाजी महाराज से ज्यादा देशभक्त हैं? क्या वो ज्यादा राष्ट्रवादी हैं? क्योंकि उन लोगों की राय मुगलों को लेकर बिल्कुल अलग थी। चलिए जानते हैं एक छोटा सा वाकया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब 26 सितंबर 1943 को रंगून पहुंचे थे तो उन्होंने आजाद हिंद फौज के प्रमुख के तौर पर आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के मजार पर सजदा किया था। उन्होंने वहां 500 रुपए का नजराना भी पेश किया था। क्यों? क्योंकि नेताजी की नजर में बहादुर शाह जफर सिर्फ एक शायर नहीं बल्कि 1857 की आजादी की पहली लड़ाई के नायक थे और साथ ही मुगल खानदान के आखिरी बादशाह जिसने भारत के इतिहास में गौरव का एक सुनहरा चैप्टर जोड़ा था। तो फिर सवाल उठता है, क्या हम उस गौरवशाली इतिहास को जानबूझकर मिटा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों से वो सच छुपा रहे हैं जो शायद हमें खुद भी ठीक से नहीं बताया गया? अब जरा सुनिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था। उनका एक बयान है जो आज के दौर में और भी अहम हो जाता है। नेताजी ने लिखा था, सम्राट अशोक के करीब 1000 साल बाद भारत फिर से गुप्त वंश के राज में अपनी तरक्की की ऊंचाई पर पहुंचा और उसके करीब 900 साल बाद भारत के इतिहास का एक और गौरवशाली दौर शुरू हुआ, मुगल काल में। जी हाँ, ध्यान दीजिए, नेताजी ने खुद लिखा, गौरवशाली अध्याय मुगल काल में शुरू हुआ था। और ये सिर्फ उनकी निजी राय नहीं थी बल्कि ये बात भारत सरकार की ओर से छपे दस्तावेज में दर्ज है। तो कोई कहे कि ये ख्याल कल्पना है तो वो सच नहीं बोल रहा। अब चलिए शिवाजी महाराज की सोच पर नजर डालते हैं। शिवाजी, जिनकी बहादुरी और रणनीति ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी, जिन्हें आज हिंदू वॉरियर के तौर पर दिखाया जाता है, मगर उनकी हकीकत उन नैरेटिव से कहीं ज्यादा गहरी है। उनकी औरंगजेब से लड़ाई धर्म की नहीं थी बल्कि राजनीतिक और सत्ता की टकराहट थी। शिवाजी की फौज में कई मुस्लिम सेना नायक थे और औरंगजेब की फौज में हिंदू सेनापति भी थे जो शिवाजी से लड़ने मैदान में आए थे। यहाँ तक कि शिवाजी को पकड़कर औरंगजेब दरबार में आगरा ले जाने वाले राजा जय सिंह भी एक हिंदू थे। एक और वाकया जो बेहद अहम है, जब औरंगजेब ने दक्कन में एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया तो शिवाजी ने उसे एक खास खत लिखा जिसमें उन्होंने जजिया टैक्स लगाने का विरोध किया। अब देखिए उस खत में शिवाजी ने क्या लिखा। अकबर ने इस बड़े राज्य को 52 साल तक इतनी समझदारी और इंसाफ से चलाया कि हर मजहब के लोग चाहे जो भी हों सुकून और अमन में रहें। सोचिए, ये लिखने वाला वही शिवाजी है जिन्हें आज कुछ लोग सिर्फ हिंदू राजा की पहचान से जोड़ते हैं। तो बात साफ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मुगलों को गौरवशाली इतिहास का हिस्सा माना। शिवाजी महाराज ने अकबर की न्यायप्रियता और सबके लिए सोचने वाली हुकूमत की तारीफ की। अब सोचिए, क्या आज के नेता उनसे भी बड़े देशभक्त हो गए हैं जो ये तय करेंगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं? तो दोस्तों, सवाल सिर्फ किताबों के चैप्टर का नहीं है, सवाल है हम कौन सी सोच आने वाली पीढ़ी को सौंपना चाहते हैं। सोचिए, समझिए और पूछिए सवाल, क्योंकि जब सवाल जिंदा है तभी असल इतिहास भी जिंदा है।
शिवाजी महाराज ने जो अकबर के बारे में लिखा वो सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि एक सोच थी, एक ऐसा नजरिया जो आज भी कहीं खो सा गया है। शिवाजी ने कहा, ईसाई हो या भूसाई, दाऊदी हो या फलकिये, नसरिये हो या दहरिये, ब्राह्मण हो या सेवड़े, सब पर अकबर की नजर बराबरी की रही। मतलब धर्म, जात, मजहब, पहचान कुछ भी हो, अकबर की नजर में सब इंसान एक जैसे थे। यही वजह थी कि उन्होंने जो नीति अपनाई उसे कहा गया सुलह कुल, यानी सभी से मेल जोल और अमन का बर्ताव। और इसी सोच की वजह से लोग उन्हें जगत गुरु कहने लगे थे। एक बादशाह जिसे उसके इंसाफ और सबके बराबर प्यार के लिए गुरु जैसा सम्मान मिला। शिवाजी कहते हैं, अकबर जिधर नजर डालते थे फतेह वहीं आ खड़ी होती थी। लेकिन जरा और ध्यान दीजिए, शिवाजी ने कुरान के बारे में भी लिखा। उन्होंने कहा, कुरान अल्लाह की वाणी है, उसमें अल्लाह को सिर्फ मुस्लिम का नहीं बल्कि पूरे संसार का रब कहा गया है। और आगे लिखा, हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हैं। सोचिए जरा, ये शब्द शिवाजी के हैं जिन्हें आज कुछ लोग सिर्फ एक धार्मिक योद्धा के रूप में पेश करते हैं, लेकिन असल में वे क्या थे? वो एक राजा थे जो समझते थे कि अमन, इंसाफ और मेल जोल ही असली ताकत है। उन्होंने अकबर की तारीफ की और औरंगजेब की नीतियों की खुलेआम आलोचना की, क्योंकि वो अकबर की इंक्लूसिव पॉलिसी से उल्टा जा रहा था। इसका मतलब साफ है, शिवाजी के दौर तक मुगल कोई बाहरी नहीं थे, वो इस जमाने के भी शासक थे, 100% हिंदुस्तानी। शिवाजी के दौर तक कोई मुगल बाहरी नहीं थे, उस जमाने के भी शासक थे, 100% हिंदुस्तानी। और अकबर तो एक रोल मॉडल थे, एक ऐसा हुक्मरान जिसकी मिसाल दी जाती थी। तो अब सोचने की बात यह है, शिवाजी और सुभाष चंद्र बोस जैसे सच्चे देशभक्त मुगलों की इज्जत करते थे, तो फिर आज उनके नाम को मिटाने की इतनी कोशिश क्यों? इतिहास मिटाने से सच्चाई नहीं बदलती, और जिसने सच को समझा वही असली हिंदुस्तानी है। अब हर तरफ सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, शिवाजी की जय। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में आज लोग शिवाजी की राह पर चल भी रहे हैं, या फिर इस नारे की आड़ में हिंदू मुस्लिम नफरत को हवा दी जा रही है? खैर, अब बात करते हैं मुगलों पर लगे लूट के इल्जाम की। जब ब्रिटिशर इस देश में आए तो उन्होंने यहाँ की दौलत लूट कर सीधा इंग्लैंड भेज दिया। इस बात के तो कई सबूत हैं। लेकिन मुगलों ने अगर कुछ लूटा भी तो वो लेकर कहाँ गए? कहीं बाहर नहीं, सब कुछ यहीं और इसी मुल्क में लगाया, इमारतों में, तहजीब में, फन में। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, देखते हैं मुगल इतिहास की असली तस्वीर। 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर उन्होंने भारत में कदम रखा। असल में बाबर उज़्बेकिस्तान में फरगना में पैदा हुआ था और अपने ही रिश्तेदारों से परेशान होकर एक नए ठिकाने की तलाश में भटक रहा था। 1504 में काबुल जीतने के बाद उसने हिंदुस्तान की ओर रुख किया और फिर एक नई कहानी शुरू हुई जो सिर्फ जंगों की नहीं बल्कि तामीर, तहजीब और कल्चर की भी थी। आजकल इस बात पर खूब बहस हो रही है, बाबर आखिर हिंदुस्तान आया कैसे? कुछ लोग कहते हैं कि राणा सांगा जो उस वक्त मेवाड़ के राजा थे, उन्होंने बाबर को खत भेजा था। उस खत में ये लिखा था कि अगर आप यहाँ आएंगे और इब्राहिम लोदी से जंग करेंगे तो हम आपकी मदद। दूसरी तरफ दौलत खान लोदी जो इब्राहिम लोदी का ही चाचा था, उसने भी बाबर को इनवाइट करने की कोशिश की थी। अब ये बात कुछ हिस्टोरियंस सही मानते हैं, कुछ नहीं, लेकिन एक बात तो क्लियर है, बाबर के पास कुछ मैसेजेस जरूर पहुंचे थे जिनसे उसे ये भरोसा मिला था कि अगर वो इंडिया आएगा तो उसे अंदर से मदद मिलेगी। फिर क्या हुआ? 1526 पानीपत की पहली लड़ाई हुई। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। अब सबको लगा कि बाबर वापस चला जाएगा, लेकिन बाबर वापस नहीं गया, वो यहीं रुक गया। और यहीं से शुरू होती है मुगल सल्तनत की असल कहानी। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो चाणक्य की नीति है जिसे हर जमाने के राजा, नवाब, बादशाह और आजकल के पॉलिटिशियंस तक यूज करते हैं। जब भी कोई मुसीबत में होता है तो वो अपने दुश्मन के दुश्मन से हाथ मिला लेते हैं। अब एक बात गौर करने वाली है, मुगल बादशाहों में सिर्फ बाबर ऐसा था जिसकी कब्र हिंदुस्तान में नहीं है। उसके बाद जितने भी मुगल बादशाह आए वो यहीं जिए, यहीं मरे और उनकी कब्रें भी यही हैं। मुगल सल्तनत ने 1857 तक इस मुल्क पर हुकूमत की, लेकिन फिर आया वो दौर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब कुछ बदल दिया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून में जिला वतन कर दिया गया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि
उनके खानदान के 20 से भी ज्यादा शहजादों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। लाल किला जो कभी शान हुआ करता था उसे लूट लिया गया, बर्बाद कर दिया गया। बस वहीं से खत्म हो गई मुगलों की हुकूमत। अब सवाल ये उठता है, क्या मुगल ने इस देश को सिर्फ नुकसान पहुंचाया या फिर उन्होंने कुछ पॉजिटिव चीजें भी दी? क्योंकि आज भी बहुत लोग कहते हैं कि बाबर की औलादों ने इस देश को तबाह किया। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत, इसका जवाब हमें इतिहास में लेना होगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं मुगल बादशाहों ने इस मुल्क को कैसे बनाया और कैसे बिगाड़ा। अब जरा सोचिए, एक मुगल दरबार है, अंदर कुछ अंग्रेज भी खड़े हैं और उन्हीं में से एक था सर थॉमस रो। साल था 1615। इंग्लैंड के बादशाह जेम्स फर्स्ट ने इसे एक खत देकर भेजा था कि वो जाकर जहांगीर से मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सूरत में एक फैक्ट्री लगाने की इजाजत मांगे। जहांगीर ने इजाजत दे दी और बस यहीं से शुरू हुआ अंग्रेजों का कारोबार इस देश में। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, लाल किला भी उसी का था, हुमायूं का मकबरा अकबर के जमाने में बना था और ये सारे बादशाह इसी मिट्टी में दफन है यही हिंदुस्तान में। अब शायद कुछ लोग नहीं चाहते कि नई पीढ़ी ये जाने कि मुगल बादशाहों ने सिर्फ लूटा नहीं था बल्कि कुछ बनाया भी था। उन्होंने सिर्फ जंगें नहीं लड़ी बल्कि इस देश की सरहदें भी बढ़ाई, हमलावरों से मुल्क को बचाया और सालों तक हुकूमत की एक सिस्टम के साथ। उनका मकसद सिर्फ तख्तो ताज नहीं था बल्कि एक साजगार तहजीब छोड़ना भी था, जिसके निशान आज भी हमारे शहरों, मॉन्यूमेंट्स, लैंग्वेज और कल्चर में दिखते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम बच्चों को सिर्फ एक वर्जन दिखाना चाहते हैं या पूरी कहानी? देखिए, एक टाइम था जब हिंदुस्तान दुनिया की सबसे रिच इकोनॉमीज में से था। औरंगजेब के दौर में इंडिया की जीडीपी पूरी दुनिया का लगभग 25%, कुछ लोग कहते हैं 30% थी। यानी ट्रेड बिजनेस इतना बड़ा था कि वर्ल्ड मार्केट का बड़ा हिस्सा हमारे पास था। मुगल्स ने सिर्फ लड़ाई झगड़े नहीं किए, एग्रीकल्चर और ट्रेड भी बढ़ाया। कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड जैसे नकली फसलें उगाई जाने लगी। उस टाइम हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कपास और कपड़ा एक्सपोर्टर था। यही वजह थी कि डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई, क्योंकि उनको हमारी मलमल, सिल्क और कॉटन चाहिए थी। अर्बन लाइफ भी काफी एडवांस थी। करीब 15% पॉपुलेशन सिटीज में रहती थी, जो उस समय के यूरोप से कहीं ज्यादा था। रोड्स, कैनाल्स, इरिगेशन सिस्टम को फायदा मिला था। हाँ, फ्यूडल सिस्टम था। बड़े मनसबदार और जमींदार के पास वेल्थ थी। किसान और आर्टिशंस अक्सर गरीब रहते थे। अकबर ने सुलह कुल यानी सबको साथ लेकर चलने की पॉलिसी बनाई। जजिया और टैक्स हटा दिया, हिंदू राजपूत को एडमिनिस्ट्रेशन में लिया, यहाँ तक कि राम के चित्र वाले कॉइन्स भी चलाए। सोचिए, यूरोप में उस टाइम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि कोई नॉन क्रिश्चियन किसी राजा का मिनिस्टर हो। औरंगजेब ने शुरू में जजिया नहीं लगाया, 21वें साल में लगाया जब डेक्कन कंपेन ने खजाना खाली कर दिया। फिर भी उसके दरबार में 31.6% हिंदू ऑफिसर्स थे, अकबर से भी ज्यादा। उसके साथ राजा जसवंत सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और कई मराठा लीडर्स थे। कल्चर में भी मुगल्स ने बड़ा काम किया। मिनिएचर पेंटिंग, म्यूजिक, लिटरेचर में ग्रोथ हुई। वेदास, उपनिषद, रामायण, महाभारत और पर्शियन में ट्रांसलेशन हुआ, जिससे दुनिया भर में ये ग्रंथ पहुंचे। तुलसीदास ने अकबर के समय रामचरितमानस लिखी। मुगल मैप औरंगजेब के समय अपने पीक पर था। पूरे हिंदुस्तान के साथ काबुल, सिंध, मुल्तान, लाहौर, डेक्कन का बड़ा हिस्सा एम्पायर में था। फॉरेन इन्वेजन्स को रोका, स्टेबिलिटी लाई और सेंचुरीज तक एक बड़ा यूनाइटेड एम्पायर बनाया। अब आते हैं विवाद पर। टेम्पल डिस्ट्रक्शन। औरंगजेब ने कुछ मंदिरें तोड़े, हाँ, काशी विश्वनाथ और मथुरा का कृष्ण मंदिर इसमें आते हैं, लेकिन उसने कई मंदिरों को बनवाया और डोनेशन भी दिए। चित्रकूट बालाजी मंदिर, कामाख्या मंदिर, महाकलेश्वर मंदिर, जहाँ रिबेलियन होता है और मंदिर रिबल्स से जुड़ा होता है, वहाँ डिस्ट्रक्शन किया जाता था। यही ट्रेडिशन अर्लियर हिंदू किंग्स में भी थी। पुष्यमित्र सुंगा ने बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज तोड़े। शशांक ने बोध गया का सैक्रेड ट्री काट दिया। चोला रूलर्स ने जैन टेम्पल्स को वैष्णव टेम्पल में कन्वर्ट किया। होयसाला रूलर विष्णुवर्धना ने रिलीजन चेंज के बाद पुराने टेम्पल्स बदले। कश्मीर के राजा हर्ष ने टेम्पल से सोना चांदी निकालने के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया। तो टेम्पल डिमोलिशन उस जमाने की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी, रिलीजियस एक्सक्लूसिविटी नहीं थी।
सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की बात साबित नहीं हुई, लेकिन ये बात ज्यादा लोगों को याद नहीं रहती क्योंकि डिकेड्स से जो प्रोपेगेंडा चला वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और क्रूएलिटी, औरंगजेब ने ब्रदर्स को मारा, फादर को कैद किया, हाँ, लेकिन अशोका ने भी अपने 100 ब्रदर्स को किल किया था। अजात शत्रु ने अपने फादर बिम्बिसारा को कैद करके मरवा दिया। मतलब ये सिर्फ मुगल्स की कहानी नहीं, इंडियन हिस्ट्री में कई ऐसे रूलर्स ने पावर के लिए फैमिली को भी नहीं छोड़ा। इतिहास में एक वंश का जिक्र आता है जिसमें पृथ्वहंता वंश कहा गया है, यानी वो वंश जहाँ बेटों ने अपने ही बाप की जान ली। अब आइए चलते हैं गुप्त वंश की तरफ। सम्राट समुद्रगुप्त जो चौथी सदी में हुए थे। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि उन्होंने अपने पिता चंद्रगुप्त प्रथम की मौत में इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई थी। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने भाई कांच और दूसरे भाई को हराकर राजगद्दी हासिल की। यानी साफ है उत्तराधिकार की लड़ाई इस दौर में भी होती थी। अब जरा मध्यकाल की तरफ चलते हैं। मशहूर शासक राणा कुंभा मेवाड़ के एक बहादुर राजा, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई? उनके अपने बेटे राणा उदय सिंह ने ही उन्हें मार दिया। कब? जब वो मंदिर में पूजा कर रहे थे, तभी तीलियों पर ही उनकी हत्या कर दी गई। अब सोचिए जरा, जिस जुर्म के लिए आज मुगलों खासकर औरंगजेब को कोसा जाता है, वो काम तो दूसरे शासकों ने भी किया था। तो फिर सवाल उठता है, सिर्फ औरंगजेब को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए नहीं किया जा रहा? अब बात करते हैं दूसरे इल्जाम की, धर्म कन्वर्जन की। कई लोग कहते हैं मुगल दौर में हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया, लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई ऐसा बड़े पैमाने पर हुआ, या ये भी बस एक पॉलिटिकल नैरेटिव था जिसे बार बार दोहराया गया ताकि नफरत फैलाई जा सके? अब सवाल ये है, सच्चाई क्या है? तो सुनिए, सच्चाई ये है कि मुगलों के दौर में धर्मांतरण की कोई ऑफिशियल पॉलिसी थी ही नहीं। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता था कि अगर किसी को सजा या सख्त सजा मिलने वाली होती थी तो उसे इस्लाम कबूल करने का एक रास्ता दिया जाता था, जैसे एक चांस यानी वफादारी साबित करने का तरीका। कई लोग तो इसलिए भी इस्लाम अपनाते थे ताकि वो सम्राट के करीब आ सकें, राजनीतिक फायदा पा सकें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल कुछ लीडर्स बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन आम जनता का इससे कोई लेना देना नहीं था। लोग अपनी अपनी जिंदगी जीते थे, अपने अपने धर्म और रिवाज निभाते थे। अब बात करते हैं पॉपुलेशन यानी आबादी के आंकड़ों की, क्योंकि वहीं से असली पिक्चर साफ होती है। जब औरंगजेब का शासन था यानी 1707 में जब उसकी मौत हुई, तब भारत की आबादी लगभग 11 करोड़ से 15 करोड़ के बीच थी। वो वक्त था जब मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी और उस वक्त भी मुस्लिम आबादी सिर्फ 10 से 15% थी, जबकि हिंदू आबादी 80 से 85% थी। इतने लंबे मुगल शासनकाल में धर्म के हिसाब से आबादी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। तो फिर ये बात साफ है, जबरदस्ती धर्म बदलवाने की बात बस एक अफवाह थी, एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, जिसे बाद में बार बार दोहराया गया ताकि नफरत फैलाई जा सके। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मुगल दौर में किसी भी तरह की जबरदस्ती से धर्म में कोई बदलाव नहीं होता था और वहाँ ऐसी कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं। अब अगर सच में मैसिव कन्वर्जन हुआ तो आज के आंकड़े कुछ और होते हैं। अब जरा स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, जो मॉडर्न टाइम में सबसे बड़े हिंदू सेंट माने जाते हैं। उन्होंने साफ कहा था, भारत में मुस्लिम विजय ने शोषित, दमित और गरीब लोगों को आजादी का स्वाद चखाया। इसी वजह से देश की आबादी का 5वां हिस्सा मुसलमान हो गया। विवेकानंद का मतलब था कि इस्लाम ने इक्वालिटी और ब्रदरहुड का मैसेज दिया, जो गरीबों और लोअर कास्ट के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र था। उन्होंने कहा कि ये सोचना कि तलवार से या जबरदस्ती से कन्वर्जन हुए, ये पागलपन के सिवा कुछ नहीं है। असल में जिन लोगों ने इस्लाम अपनाया वो जमींदार और पुरोहित के दबाव से आज़ाद होना चाहते थे, खासकर बंगाल के किसान और लोअर कास्ट हिंदू लोग, जिन्हें इक्वालिटी और रेस्पेक्ट की तलाश थी। उन्हीं ने इस्लाम को अपनाया क्योंकि उस वक्त इस्लाम ने उन्हें इंसाफ और बराबरी का वादा दिया था। तो दोस्तों, अब आपको साफ हो गया होगा, मुगलों के समय रिलीजियस कन्वर्जन कोई ज़बरदस्ती नहीं था। असल में जो लोग इस्लाम अपनाते थे वो ज़मींदारों और पुरोहितों के दबाव से आज़ाद होना चाहते थे। गरीब, दबे कुचले और शोषित लोगों के लिए ये एक नया अवसर और बराबरी का संदेश था। और यही इतिहास की हकीकत है जिसे अक्सर गलत तरीके से पेश किया जाता है। याद रखिए, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, सवाल करने और सोचने से जिंदा रहता है। तो सोचिए, समझिए और कभी भी किसी पॉलिटिकल या पर्सनल बायस में आकर इतिहास को गलत मत समझिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इतिहास के असली सच जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी ये सच्चाई जान सकें।